दिल्ली एनसीआर की आबो हवा ऐसी है कि सांस लेने वाले बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, ये जो एनवायरनमेंट है राइट टू लाइफ, इसमें आप एजुकेशन भी इफ़ेक्ट हो रहा है बच्चों का। देखिए, ये ऐसी समस्या है जिसमें अमीर और गरीब दोनों ही एक नाव में बैठे हैं जिसमें छेद है। सियासत की नाकामी आप सांसों में महसूस कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा ऐसी है कि सांस लेने वाले बीमार पड़ रहे हैं। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा। लेकिन मसला है जीवन के अधिकार का, और इस अधिकार को लेकर के हम बात करेंगे एडवोकेट ज्ञानंद सिंह जी से, जो संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, जीवन का अधिकार मूल अधिकारों में क्या सबसे बड़ा अधिकार है? देखिए, राइट टू लाइफ से बड़ा कोई अधिकार नहीं हो सकता। अगर हमें चॉइस दिया जाए कि एक मौलिक अधिकार जो चाहिए, तो राइट टू लाइफ लोग लेंगे, क्योंकि इसमें सारे अधिकार समाहित हैं। आप कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को भी देखें, आज तक जिस तरह से आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन हुआ है वह उतना वाइड एम्बिट और किसी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारा संविधान बना था तो राइट टू लाइफ का मायने ये था कि जीने का अधिकार, और एक आदमी एक एनिमल एग्जिस्टेंस जैसे जानवर भी जी रहा है। मैं आपसे इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि चूंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जब आबो हवा खराब हुई थी तब ये कहा था कि ये मसला राइट टू लाइफ का है। तो ऐसी स्थिति जबकि एक्यूआई जो है सर चढ़कर बोल रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग लोग परेशान हैं, तब आखिर क्यों बार बार ये सुनवाई टल रही है? देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से, एक्चुअली ड्यूटी ये गवर्नमेंट की बनती है। जब हमारा संविधान देखेंगे तो क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू एनवायरनमेंट जो है उसको पूरा करने का जो दायित्व है सरकार पे है। हालांकि राइट टू आर्टिकल 21 में नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सपैंड करते हुए पहले भी दिल्ली में डीजल बसेस बंद किए, फॉरेस्ट के डायरेक्शंस आए, माइनिंग पे डायरेक्शंस आ रहे हैं, सारे राइट टू एनवायरनमेंट पे ही, राइट टू गुड एनवायरनमेंट पे ही आ रहे हैं। और उसके बाद कई जो कानून बने हैं, कई कानून सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही बने हैं। अब इसके बाद अगर कोर्ट या सरकार अगर नहीं करती है तो तरीका ये है कि मैंडेमस होगा। हालांकि हमारा संविधान आप देखेंगे तो आर्टिकल 21 को बेशक इंटरप्रेट वैसे किया गया है, लेकिन संविधान में सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको रखा था कि राइट जो वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी में भी डाल दिया है। ये हमारे ऊपर भी दायित्व है कि हम एनवायरनमेंट को नष्ट ना करें, एनवायरनमेंट क्लीन बनाए रखें। तो जब भी मौलिक अधिकार का हनन होगा, मौलिक अधिकार के ऊपर कोई दबाव आएगा, या मौलिक अधिकार किसी पब्लिक या हमारे जो राइट टू लाइफ है उस पर कुछ भी आँच आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें मैंडेमस इशू करता है और डायरेक्शंस देगा कि गवर्नमेंट जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करे, लागू करे, और अगर कानून में गैप्स भी है तो वो भी भरने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। 2016 से लगातार सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। कभी दीर्घकालिक योजना, कभी अल्पकालिक योजना, कभी कुछ डायरेक्शन, कभी कुछ डायरेक्शन, लेकिन हालात जस के तस हैं। आखिर इस मामले में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, आपकी निजी राय जानना चाहूँगा कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार आबादी बढ़ रही है और ख़ास तौर पर बच्चे, बीमार और बुजुर्ग लोग नवंबर से लेकर के जनवरी तक परेशान रहते हैं इस खराब आबो हवा की वजह से। देखिए, आपने बहुत सही बात बताई। बच्चे, देखिए, ये जो एनवायरनमेंट है राइट टू लाइफ, इसमें आप एजुकेशन भी इफ़ेक्ट हो रहा है बच्चों का। आपके दिनचर्या जो वर्क प्लेस पे आपका जाना आना वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है, हेल्थ पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। इसके जो इकोनॉमिक कॉस्ट्स हैं एनॉर्मस हैं। जो आप ऑफिस में फुल काम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हेल्थ पे आपका खर्च बढ़ रहा है। तो इन इकोनॉमिक कॉस्ट को देखते हुए इसके लिए मेरा मानना है कि अभी तक जो हमने पॉल्यूशन को लेके जो
जो डायरेक्शंस आ रहे हैं सारे दिल्ली सेंट्रिक होते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के सेंट्रिक होते हैं। जी। हमने इसको पैन इंडिया होलिस्टिक रूप से पॉल्यूशन को, एनवायरनमेंट को देखना होगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हमने फॉरेस्ट काटने हैं तो फॉरेस्ट काट के हम उसमें बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, तो डेवलपमेंट को बैलेंस करना है। उसके लिए हमने एनपीवी बनाया हुआ है कि फॉरेस्ट नेट लॉस जो एनवायरनमेंट को होगा इस जगह से जंगल काटने के, तो उसके बाद एक वैल्यू डाल के उसका एक फंड बनता है। जो फंड एनवायरनमेंट के लिए खर्च होता है, जो कि बहुत बड़ी फंड है, तो हम उस फंड को यूज़ करेंगे। अगर जो डेवलपमेंट में माइनिंग हो रहा है उसका भी फंड है। आज के तारीख पे माइनिंग के भी फंड्स बने हैं। जहाँ भी माइनिंग होता है तो उसके जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है और होता है। और जब वो इम्पैक्ट असेसमेंट होता है तो जो एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट हुआ उसको हम क्यों नहीं कम कर पाते हैं। आज एक ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने जब मेंशनिंग की गई इस मामले पर तब दिया कि अमीर लोग अपनी जीवन शैली नहीं बदल रहे हैं, कारों से चलते हैं और घरों में रह करके प्यूरीफायर लगा करके सांस ले रहे हैं, उसका सेंस यही जाता है, जबकि गरीब लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या दिल्ली एनसीआर में जो एनजीटी का ऑर्डर था कि 5,000 रुपए का फाइन होगा अगर कोई अलाव जलाएगा इस दौरान, और अन्य कंडीशंस भी रखी गई थी, क्या उनका अनुपालन सही तरीके से हो रहा है? चूंकि गाहे बगाहे आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं अलाव जल रहा है, कहीं कूड़ा जल रहा है, कहीं कोई चीज जल रही है, कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, ये ऐसी समस्या है जिसमें अमीर और गरीब दोनों ही एक नाव में बैठे हैं जिसमें छेद है। तो इसमें सबको लेकर चलना होगा और इन्फोर्समेंट जो है, कोर्ट ऑर्डर्स के इन्फोर्समेंट के लिए अब फिर से मैंडेमस जारी करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस पे लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि अगर कानून को इम्प्लीमेंट करने का अगर फाइन हुआ है तो सिर्फ कागज़ पे ना हो। और एनवायरनमेंट जो मैंने पहले भी बताया कि फंडामेंटल ड्यूटी में भी डाला है। मैं मानता हूँ कि हमारी भी ड्यूटी है, तो अगर हम उस ड्यूटी पे खरे नहीं उतरते और हमने कुछ और नुकसान पहुंचाया तो हमारे पे ऊपर फाइन होना चाहिए। बट इशू इज़, क्या ये लागू हो रहा है? क्या सिर्फ एक ऑर्डर से कोई डिपार्टमेंट है जो ऐसा इसमें ऑथोराइज्ड हो, जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? सिर्फ ऑर्डर करने से नहीं होता। किस डिपार्टमेंट के पास ये पावर है, या किस एनवायरनमेंट, मान लीजिए मिनिस्ट्री ने किन ऑफिसर्स को डिप्यूट किया है उस ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए। तो ये तो अगर कोई ऑर्डर आया है और डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बॉडी नहीं बनाई है जो कि उसको एनफोर्स करे, तो अपने आप में ये कंटेम्प्ट है। एक मसला राजनीतिक भी आता है कि पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तब बहुत शोर शराबा हुआ, कई मौक़ों पर देखा गया पिछले 3-4 सालों में कि दिल्ली में जैसे ही पोल्यूशन बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और कई बयान भी आए। लेकिन अब जबकि भाजपा की सरकार है दिल्ली में, तब ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था सही है, लेकिन पोल्यूशन जो है उसका निवारण दीर्घकालिक ही किया जा सकता है, अल्पकाल कोई व्यवस्था नहीं। देखिए, वही मैंने पहले बताया कि हमने क्या ब्लूप्रिंट बनाया है। वो ब्लूप्रिंट आज दिल्ली की जो पॉपुलेशन है और आगे बढ़ती जाएगी, गाड़ियों की संख्या बढ़ेंगी, तो आपने क्या पॉलिसी बनाई है? जो इससे पहले अगर कोई सरकार क्लैरिफिकेशन किसी मुद्दे का अपने ऊपर से दायित्व हटाना, ये मेरे हिसाब से गलत है। और फिर मैंने वही बोलूँगा, सब एक ही नाव में बैठे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे एक आम जनता हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। इन सबको मिलकर एक मुहिम की तरह एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लानी होगी जो कि नेशनल पर्सपेक्टिव से हो। हम जहाँ हमारे यहाँ जंगल हैं, हम जंगल को अगर काट रहे हैं, डेवलपमेंट होनी चाहिए,
लेकिन काट रहे हैं। तो जो अभी मैंने बताया था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कितना इम्पैक्ट होगा, अगर आप सही इम्पैक्ट असेस करेंगे जी। उसके बाद किसी प्रोजेक्ट को लागू करेंगे, तो मेरा मानना है, क्योंकि उसमें उसके बाद इट इज़ इक्विवेलेंट कॉस्ट उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अगर आपने इक्विवेलेंट कॉस्ट एक्सट्रैक्ट किया है तो कोई रीज़न नहीं है कि फिर पॉल्यूशन हो। सिर्फ पैसे लेने के लिए या कोई फंड बनाने के लिए, जो फंड अभी कई फंड बने हुए हैं, माइनिंग जहाँ भी होती है उसका एक फंड बना हुआ है। इनफैक्ट जो बिल्डर्स होते हैं उसमें जो लेबरर्स जो काम करते हैं उनके लिए भी फंड बना हुआ है। एंड जो जंगल में एनवायरनमेंट पेड़ कटते हैं उसके लिए भी फंड बना हुआ है। उनका पौधरोपण जो अलग से किया जाता है बाद में। सारे फंड बने हुए हैं। जी। पर इशू ये है कि क्या अगर फंड कम पड़ रही है तो आपने इम्पैक्ट असेसमेंट गलत किया है। एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट है, आपने जो पैसे वसूले हैं वो कम है। आप ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो ग्रेप 1, 2, 3, 4 की जो कंडीशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो लागू किए जाते हैं उच्चाधिकार समिति की तरफ से, और दिल्ली और बाकी राज्य सरकारें जो एडजॉइनिंग एरिया है एनसीआर का, वहाँ लागू किया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने से जो हालात हैं वो काबू में आ सकते हैं? देखिए, आज के डेट में जो इन्फोर्समेंट है एक बड़ी समस्या है। अगर आपने एनफोर्समेंट डायरेक्शंस पास कर दिए, एनफोर्समेंट की ओर नहीं देखा, आप इस देश में इस अभी हमारे सामने समक्ष कुछ क्राइम होता है तो एनफोर्समेंट के लिए पुलिस है। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइम्स कर रहा है तो उसके लिए भी ईडी है, सीबीआई है। फिर आप किसी भी चीज़ के लिए एनफोर्समेंट एक डिपार्टमेंट जरूरी है जो कि एनवायरनमेंट में लैकिंग है। यानी कि पर्यावरण मंत्रालय तो है, लेकिन उसके निर्देश लागू कराने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो लचर है। हाँ, लचर है। वो आप अभी इनकम टैक्स फाइल करते हैं, आपके अकाउंट में अगर एक तय अमाउंट से ज़्यादा आ जाता है तो आपको नोटिस आती है। हाँ, वो पैसे का मामला है। आपके ऊपर मॉनिटरिंग है। तो इसमें कौन मॉनिटर कर रहा है? आप अगर कानून सिर्फ ला देना, तो अब देखिए कानून लाने में हम कानून में भी जब लाते हैं तो उसमें भी हम इम्पैक्ट देखते हैं। आज के डेट में और कानून के पीछे कानून का क्या दबाव पड़ेगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो रिसर्च होता है। तो वो रिसर्च जब हुआ है तो उस कानून को इन्फोर्स करने के लिए कोई डिपार्टमेंट या कोई ढांचा क्यों नहीं है? क्या आप उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी न किसी नतीजे तक पहुंचेगा अगर वो दीर्घकालिक योजना पर जाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जब भी आता है तो मैं इसको बहुत हैप्पी सिचुएशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन मैंडेमस के रूप में होता है। मैंडेमस का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है ये है कि अगर कोई डिपार्टमेंट, कोई गवर्नमेंट, कोई बॉडी, कोई एजेंसी अपना दायित्व तो नहीं निभा रही है, तब सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है डायरेक्शन इशू करने का। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कोई मिनिस्ट्री नहीं है। लेकिन इन अथॉरिटीज़ ने अगर अपने दायित्व का निर्वाह जो लीगली बाउंड है, ये कानून ये कहता है कि वो लीगली बाउंड टू डू थे, और वो नहीं किए, तब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इशू करती है। तो मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन अपने आप में दिखाता है कि हमारी व्यवस्था लचर है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एडवोकेट ज्ञानंद सिंह जी को, जिनके मुताबिक व्यवस्था लचर है तभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन कुछ ना कुछ रास्ता अख्तियार करके कोई राह दिखा सकता है, और व्यवस्था ये संभव है कि बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी काम नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि जो निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट के वो धरे रह जाएंगे, और आपको सियासत की नाकामी सांसों में हमेशा महसूस होती रहेगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।